हमारी आवाज ठीक ठाक जा रही है? बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग मंगलाचरण पहले करते हैं, मंगलाचरण के बाद ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्त्यं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पुण्यानि नामानि नित्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। कल से इसको करेंगे। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य अंबिकेश दुबे आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो बाबा विश्वनाथ को सादर प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती की वंदना करते हुए, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए हम लोग जो है आज से जन्म कुंडली देखना प्रारंभ करेंगे। बड़े ध्यान से एकदम दिमाग को स्थिर करके साथ में और कोई काम न करते हुए हम लोग जन्म कुंडली देखना सीखेंगे। जन्म कुंडली कुछ ऐसी ही होती है, ऐसी होती है ना। आप लोग बोलिए, फटाफट उत्तर दीजिए प्रभु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो ऐसी क्यों होती है? आपने ऐसा विचार किया ऐसी क्यों होती है? ऐसी क्यों होती है? नहीं गुरु जी, नहीं विचार किया, बताइए। हाँ, असल में ज्योतिष में सबसे बेसिक और पहली कक्षा है भ चक्र की। तो भ चक्र जो है गोला होता है। ये भ चक्र क्या मतलब? आकाश गंगा, आकाश मंडल, ये ब्रह्मांड जो हमारे सामने अनंत आकाश दिखाई देता है, ये वो आकाश है। इस आकाश को हम लोग 27 भाग में बांटते हैं और 12 भाग में बांटते हैं। तो 12 तो 27 नक्षत्र हो गए और ये 27 नक्षत्र जो है 12 राशियों में विभाजित हैं। ठीक है, तो कितनी राशियां हो गई? 12। तो ये हमारा ये आकाश चक्र है। अब अगर हम इसको मिटा दें, ये भ चक्र को, तो ये बचा ये। तो ये व्यक्ति का आकाश चक्र है। क्या है? व्यक्ति का आकाश चक्र है। इसमें 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। और कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, ये जो है बताता है ये आकाश गंगा। तो ये आकाश है। जैसे काश्मीर सर्व दर्शन कहता है
कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विश्व होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना आकाश होता है। तो ये एक व्यक्ति का आकाश है। क्लियर? अच्छा, बाकी लोग म्यूट करिए भैया, है ना? बाकी लोग जो है अब भैया ये कोई पवन जी कोई अनम्यूट है, उसको म्यूट करिए भाई, दिक्कत हो रही है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो भाई आप लोग ध्यान से देखिए, तो एक व्यक्ति का आकाश है, आपके सामने आता है लग्न कुंडली। तो आप उसको जब देखते हैं तो उसको देख करके किसी कौन है भाई? भैया मुझे गुरुदेव आईडी नहीं दिख रही है। हाँ कुसुम जी, ठीक है, हो गया, म्यूट हो गए, वो म्यूट हो गए, दिक्कत हो जाएगी जी। तो भैया जब हमारे सामने किसी की कुंडली आई तो पता चला उसमें जो है सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, मंगल यहाँ है, बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है, शनि यहाँ है, राहु यहाँ है, राहु के जस्ट सामने केतु यहाँ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली है, उस व्यक्ति का जब जन्म हुआ था उस समय सूर्य कहाँ था, ये ग्रह कहाँ थे? तो ये राशियों में होते हैं। तो इसको ठीक तरह से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कल मैंने पंचांग में आपको बताया था कि लग्न प्रवेश, लग्न अंत। मान लीजिए मैंने कहा अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ, या तो चाहे कभी भी कि मान लीजिए, तो उसका जन्म जब हुआ तो उसका जिस राशि में जन्म होता है वो प्रधान हो जाता है, वो हो जाता है लग्नेश। जैसे यहाँ मान लिया हमने कर दिया, उस समय मकर राशि या मकर लग्न चल रहा था, तो भैया 10 यहाँ हुआ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा ही होता है ना। पता चला सूर्य उस समय जो है यहाँ था एकादश वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि यहाँ पर है इस बच्चे के, तो वृश्चिक राशि में सूर्य यहाँ जाएगा, चंद्रमा उस समय यहाँ पे है, मंगल, ये सब अंदाजा है, मैं बना रहा हूँ, वो गलत न समझ ले, इसलिए मैंने फिर से इसको ऐसे क्रिएट किया है। तो यहाँ बनाने तक इसको धैर्य रख लीजिएगा, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ हो गया बुध, यहाँ हो गया गुरु, यहाँ हो गया शुक्र, यहाँ हो गया शनि, यहाँ हो गया राहु, तो यहाँ आ जाएगा केतु। ऐसी जन्म कुंडली आपके सामने आती है फाइनल। ठीक है, अब हम इसको देखते ही क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव होते हैं। कितने? 12 भाव। ये भाव स्थिर होता है, आप सब लोग जान लीजिए कि ये भाव जो है स्थिर होता है। ये पहला भाव है लग्न, तो ये फिक्स है, जिस राशि में बच्चे का जन्म होगा वही राशि यहाँ आ जाएगी। बच्चे का जन्म के समय तुला लग्न चल रहा होगा तो तुला लग्न यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा। तो ये फिक्स है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, ये 12 भाव हो गए। ये इतना पता लग गया मुझे। अब भैया ये नंबर लिखा है, नंबर क्या है? तो ये नंबर है राशियां। ये नंबर क्या है? बात है आप जी, आप धीर गति में बोले, मैं नहीं पूछ सकता। गुरुदेव वीडियो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है गुरु जी, आ रही है। आप लोग स्क्रॉल करिए और बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज। कोई बात नहीं, सब लोग सीखने आए हैं, सब लोग सीखेंगे, प्रेम से सीखेंगे। तो और 100 प्लस की संख्या 100 यहाँ है, बाकी लोग वेटिंग में होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को दिक्कत होती है तो जो इस विद्या को ले रहा है वो अच्छे से इस विद्या को ले और पूरा कंटिन्यू ले। इसलिए आप सबको
तो अभी ये बताइए भैया, जो जिनको आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं, अब मैं धीरे बोलूंगा, ठीक, मैं धीरे बोलूंगा। और देखिए आप लोग वीडियो को जैसा वो बताया बहन जी ने वैसा आप लोग कर लीजिए। गुरुजी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है और वो भी दिख रही है, आप छेड़िएगा नहीं उसको, नहीं तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। अब भैया तो ये क्या है राशियां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमको पता चला ये क्या है, राशियां हैं, फिर 12 राशियां होती हैं। इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? हम न पढ़े ऐसे ही सीख ले? तो भैया हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें विवेक नहीं होगा। कैसे विवेक नहीं हो? जैसे 10, अब किसी बच्चे का जन्म मकर लग्न में हुआ तो उसकी जो हैबिट है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है, उसके लाइफ की सारी चीजें यही डिसाइड हो जाती हैं। जैसे उसका मकर लग्न में जन्म हुआ तो मकर लग्न के जो है, मकर लग्न जैसा उसका स्वभाव रहेगा, पानी की तरह तेज बुद्धि रहेगा, छोटे लोगों के साथ दया दिखाएगा। अब मकर लग्न का मतलब मकर राशि है, ये मकर तो राशि है ना। अब यहाँ पे इस बच्चे का जन्म हुआ, मकर राशि चल रही थी, इसलिए इसका नाम हो गया लग्न। अब भैया इस राशि का जैसा स्वभाव होगा वैसा ये व्यक्ति हो जाएगा। अब इस राशि का स्वभाव कैसा होगा? तो इस राशि का जो स्वामी होगा उसका नेचर इस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। अब 10वीं राशि का स्वामी है शनि, तो शनि के जैसा स्वभाव इस आदमी का भी हो जाएगा। अब मकर लग्न का जो स्वभाव है, मकर लग्न का जो स्वरूप है, ये व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा। अब बात करें तो भैया ठीक है, जब ये व्यक्ति एक लग्न से पूरा हो जा रहा है तो बाकी की ये क्यों है? भैया पूरी आकाश गंगा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, पूरा जीवन यही है। अब ये व्यक्ति जन्म, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं रमेश, ठीक है। अब ढूंढिए कि चंद्रमा कहाँ है, इसमें बताइए कोई लोग कि चंद्रमा कहाँ है? तृतीय भाव में गुरुजी, मीन राशि में। किस राशि में है? मीन राशि। मीन राशि, मीन राशि। नहीं, मीन 12 राशि पे कुंभ राशि तृतीय होगा ना। मीन राशि पे तृतीय भाव में स्थित है चंद्रमा गुरुजी। बहुत सुंदर। तो जब हमने चंद्रमा को ढूंढा तो हमको पता लग गया कि इस व्यक्ति की राशि कौन सी है। तो चंद्रमा कहाँ है? मीन राशि में है। तो इस व्यक्ति की 12वीं राशि मीन राशि होती है ना, तो मतलब इस व्यक्ति की राशि हो गई मीन। तो हमको राशि देखने आ गया। अब हम जन्मांक को देख करके बता सकते हैं कि इसकी कौन सी राशि है, बता सकते हैं ना तुरंत। गुरुजी लग्न और मीन, लग्न और इसमें राशि में क्या डिफरेंस है? एक बार थोड़ा सा। हाँ अभी मैं बताऊंगा। अभी क्यों नहीं बताया? अभी मैं बताता भैया, 12 लग्न पढ़िए तो ये प्रथम लग्न, द्वितीय लग्न, तृतीय भाव, फिर राशि बताते तो आपको बोरिंग होने लगती। इसलिए मैं पहले आपके सामने ये रख दिया कि अब आप ये जानो कि द्वादश राशि क्यों। तो थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपको सब बताएंगे, है ना। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अध्ययन करिए, खुद पता लग जाएगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 10 दिन में जन्म कुंडली दिखाना सिखाना आम बात नहीं है। अगर उसमें आप लोग प्रश्नोत्तरी अधिक करेंगे तो हमारा टाइम कम होगा, है ना। तो आइए, तो हमको अब भैया, हमको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप 12 राशियों को समझें, उनके स्वभाव को समझें। अब मकर लग्न, मकर राशि का जैसा स्वभाव होगा वैसा इस व्यक्ति का स्वभाव होगा। अब इसका धन, ये जो दूसरा भाव है इसका नाम है धन भाव, तन भाव इसका नाम है तन भाव, इसका धन भाव। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह, ये 3 चीज पढ़ना है। और इन्हीं तीनों चीजों के देखिए आपके सामने केवल यही 3 चीज है,
और इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ने के बाद आपको पूरा जन्म कुंडली समझ में आ जाएगा। आज मैं एक बहुत बड़े आचार्य से मिलने गया था। उन आचार्य के सामने मैंने एक प्रश्न रखा। उन आचार्य ने उत्तर दिया कि किताब खोलते ही अगर किताब आपसे बात ना करने लगे तो उस किताब को रख दो और अपना लाइन चेंज कर लो, है ना। तो मतलब कि हम चाहते हैं कि कुंडली आते ही कुंडली आपके साथ बात करने लगे। तो आपको इन तीनों का सामंजस्य समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? जी गुरुजी। बहुत सुंदर। चलिए मैं एक फोटो जो है दिखाता आपको, लेकिन मैं अब नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं। ध्यान से आप लोग अपनी एक कॉपी निकालिए और कॉपी में सामने नहीं, पहले हम लोग राशियों को पढ़ेंगे, ठीक है। 12 राशियां। बारह राशियां है भैया, इनका नंबर याद करो क्योंकि जन्म कुंडली में इनका नंबर लिखा रहता है, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। भैया अनम्यूट करो, जो लोग अनम्यूट किए हैं म्यूट करो। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुसुम जी अपने आप को म्यूट करें। कुंभ, मीन, ठीक है। अब इसका नंबर है भैया 1, 2, 3, 4, 5। ये कन्या को हटा देते हैं, यहां से कन्या को यहां ले आते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपको नंबर लिखे याद करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। कोई अपने आप को अनम्यूट किया, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इसमें देखिए मेष और वृश्चिक का स्वामी है मंगल, वृष का और तुला का स्वामी है शुक्र, 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी, आप लोग अनम्यूट, मुझे लगता है लैपटॉप से ऑन करना ही पड़ेगा। गुरुदेव एक सेकंड। प्रभु जी आप जी। सभी से निवेदन है बार बार इस तरह अनम्यूट ना करें, अन्यथा मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जिसका माइक अनम्यूट मिला उसको मैं कक्षा से बाहर कर दूंगा, क्योंकि बाहर कई लोग वेट कर रहे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो कक्षा को, इसलिए ऐसा करने पर कुसुम लता जी आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। अब कोई भी ठीक माइक है, अनम्यूट नहीं करेगा। कोई बात नहीं पहुंची। कुसुम लता जी अपनी माइक, हाँ ठीक होस्ट है। बना दीजिए, किसी को होस्ट बने हैं तो वो ऑटोमेटिक ना वो मैम प्लीज, माइक बंद कर सकते हैं होस्ट। मैम प्लीज, होस्ट है तो आप लेकिन इतना डायरेक्ट ठीक उसका है, माइक बंद कर दीजिए। असल में ठीक है, मैं खुद होस्टिंग करता हूँ, आप मैं टेंशन लीजिए, ठीक है। हाँ, तो पहली राशि का और 8वीं राशि का स्वामी है मंगल, दूसरी राशि का स्वामी है शुक्र। तो अब ये वृष राशि और वृश्चिक राशि और मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनका स्वामी है मंगल। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में ये जो है ऐसा है जन्म कुंडली। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में ये 8 हो गया, तो उसका स्वभाव किसके जैसा हो जाएगा? इसका स्वामी कौन है? मंगल, तो मंगल के जैसा हो जाएगा, पानी कम पिएगा, है ना। इसके बाद चिड़चिड़। अब ये पुरुष है कि, अब ये जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, ये पुरुष है कि स्त्री? तो ये जो पुरुष, अगर ये पुरुष होगा तो ये व्यक्ति भी पुरुष स्वभाव का होगा। अगर ये रहा 7 नंबर आ गया,
अगर यह 7 नंबर हो जाए तो पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के स्वभाव से युक्त रहेगा। कह सकते हैं आप, है कि नहीं? तो इसलिए इसका स्वभाव, इसका वर्ण, इसकी राशि, इसकी जाति, अब ये चर है कि अचर, अब वृश्चिक राशि चर है कि अचर। अगर ये लग्न में यहाँ 8 है, अगर ये 8 है तो अगर मान लीजिए चर होगा तब तो व्यक्ति का माइंड, उसका मन बहुत चंचल स्वभाव का होगा, एक जगह टिकने वाला नहीं होगा, वो चलते रहते वाला होगा। अगर ये वृश्चिक स्थिर स्वभाव है तो ये स्थिर होगा, कोई काम सोच समझ के स्थिरता के साथ करेगा। अगर ये द्विस्वभाव का होगा वृश्चिक राशि, तब ये व्यक्ति भी द्विस्वभाव का होगा। बिल्कुल ऐसे ही अब इसलिए हमें हर राशियों का चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव है, ये याद करना पड़ेगा। ये कैसे याद करना पड़ेगा? मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? हाँ गुरु जी। हाथ में कितने पोर हैं? 1 2 3, 3 पर्व है ना उंगलियों में, 3 पर्व। जी जी। हाँ, तो देखिए राशियों का क्रम आप याद कर लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हमें याद क्या करना है? चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। मान लीजिए आपसे मैंने पूछ लिया वृश्चिक राशि का क्या स्वभाव है, चर, स्थिर या द्विस्वभाव। तो ये देखिए, पहले देखिए वृश्चिक कहाँ है, तो ये याद कर लिए पहला जो पर्व है चर, दूसरा जो है स्थिर और तीसरा द्विस्वभाव। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये वृश्चिक आया मध्य वाले में। फिर कोई अपने आप को अनम्यूट कर लिया। सुदेशना जी, देवी जी, बिल्कुल हाँ, म्यूट करिए, बिल्कुल अनम्यूट मत होइए, ध्यान से कक्षा को सुनिए, समझिए, अपनी उपस्थिति लगाने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या आया, हमने कहा था कि पहला पर्व चर, दूसरा पर्व स्थिर, तीसरा पर्व द्विस्वभाव। तो हमारा वृश्चिक आया यहाँ दूसरे पर्व में, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो मतलब वृश्चिक राशि कौन सा स्वभाव है? तो स्थिर स्वभाव है। कैसा है? स्थिर। पता लग गया कि नहीं? जी गुरु जी। ये बात समझ में आ गई ना? जी आ गया। हाँ, तो ऐसे ही। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेष राशि को। किस राशि को? मेष राशि को। अब मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं इसके लिए सबसे अच्छी बुक है। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक होते हैं, है ना? एक बुक कभी पूरी नहीं होती, तो हर एक बुक के लिए अलग अलग टॉपिक होती है। मैं आपको भा चक्र भी समझाना चाहता था, और लीजिए आपके सामने। अब मुझे कला बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। वाह गुरुदेव। ये व्यक्ति हो गया। हाँ वाह। जब आप लोगों को हस्तरेखा पढ़ाऊंगा तब हाथ का चित्र डिजाइन करके बनाऊंगा, तब तक मैं अभ्यास भी कर लूंगा। आइए, ये देखिए मेष राशि, यहाँ कौन सी? मेष राशि, ठीक है? यह है वृष राशि,
ठीक है। ये जो सोलर है कंधा, मिथुन राशि, देख रहे हैं, ये कंधा हो गया और ये हल्का सा ये वाला पार्ट भी हो गया और भुजा का, हाथ का ये वाला पार्ट, इन तीनों का विचार ये बताता है मिथुन राशि। ठीक है। ये आपका जो हृदय है ये बताता है कर्क राशि। ये जो आपका स्टोमच है, पेट, ये बताता है सिंह राशि। लेकिन ये सिंह राशि जो है, ये आपका हृदय भी, यहाँ हृदय बाएं तरफ होता है ना हृदय। तो हृदय जो है, हृदय का विचार कर्क राशि से भी होता है और कुछ कुछ मामले में सिंह राशि से भी होता है। अभी मैं, कोई हमको बोल, कोई हमको कभी मतलब बात हो रही थी कि हार्ट अटैक इस ग्रह का कारक कौन है ना। श्वास, किसी को श्वास की बीमारी होती है उसको तुरंत मून स्टोन पहनाइए, तुरंत उसको जो है आराम मिलेगा 1-2 घंटे में, है ना, मून स्टोन। तो इन दोनों का जो कारक है, और मन भी यही होता है हृदय में ही, इन तीनों सब का जो कारक है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। इस चीज को आपको मैं समझाऊंगा बाद में। अभी केवल शरीर के अंगों में बांटिए राशियां। तो मस्तक मेष राशि, मुख वृष राशि, कंधा भुजा ये क्षेत्र जो है मिथुन राशि, ये क्षेत्र कर्क राशि, ये क्षेत्र सिंह राशि, है ना। पीछे कमर का हिस्सा कन्या राशि। ठीक है। पीछे कमर का हिस्सा जो है वो कन्या राशि है। कटी प्रदेश ये भी कन्या राशि है। ठीक है। यहां से ये क्षेत्र तुला राशि का है, लिंग प्रदेश क्षेत्र वृश्चिक राशि का है। ठीक है। ये जो जंघा इत्यादि है ये जो है धनु राशि है। ये है मकर राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, और ये जो एड़ी है पंजा ये है मीन राशि। ऐसा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग केवल समझ लो। अब जैसे जन्म कुंडली में ये देखो, ये जन्म कुंडली है। अब रोग का विचार किससे होता है? छठे भाव से। मान लो इसके यहाँ जो है छठी राशि है, तो इसका मतलब कि इसके यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ बीमारी होगी। मान लो यहाँ जो है 8 राशि है, तो मतलब इसके लिंग प्रदेश में जो है बीमारी होगी। मान लो यहाँ 11 है, तो मतलब घुटने पैर से संबंधित इसको बीमारी होगी। अगर मान लो यहाँ 12 है, तो एड़ी से संबंधित बीमारी होगी। ऐसा हमको समझना है। इसीलिए हमको ये याद रखना है कि किस राशि का कौन सा स्थान है। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी गुरु। गुरुदेव, बीमारी का विचार छठवें घर से होता है। हाँ, अभी जब भाव पढ़ाएंगे तो भी आपको सिखाएंगे, आप चिंता में। अभी मैं आपको इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं कि आप लोग ये जान लेंगे कि हम राशि क्यों पढ़ें, तब आप राशि के स्वभाव को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के स्वभाव से थोड़ा थोड़ा परिचित हो गया हूं, है धन्यवाद ना जी। हाँ हाँ। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं मेष को। किसको देखेंगे? मेष राशि। ठीक है, शुरू करें? तैयार हो आप लोग? जी सर।
वाह, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो पहले बात आती है मेष राशि की। तो मेष राशि के बारे में जानिए कि पुरुष संज्ञक है। कैसा है? पुरुष संज्ञक है। तो इसका मतलब अगर किसी कन्या के लग्न में मेष राशि आ जाए तो क्या वो पुरुष है? नहीं, वो पुरुष नहीं, वो स्त्री ही है। एक्चुअली हमारे यहाँ स्त्री कोई चीज है ही नहीं। स्त्री मतलब होती है शक्ति, एनर्जी। बाकी स्त्री, शरीर वाली स्त्री अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ क्या है ना, शक्ति है। और वो शक्ति हमेशा शक्ति और ऊर्जा के रूप में काम करती है। तो हमारे यहाँ जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां भी पुरुष ही हैं। जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो स्त्रियां भी क्या है? पुरुष ही हैं। और स्त्रियां भी शिव ही हैं, शक्ति नहीं है, शिव हैं। स्त्रियां स्वयं शिव हैं, क्योंकि स्त्रियों के भीतर जो आत्मा है वो शिव की है। ठीक, तो हम सबके भीतर जो हमारा शरीर है वो स्त्री है, प्रकृति है, शक्ति है। और हमारे भीतर जो आत्मा है वो पुरुष है। तो मेष राशि पुरुष स्वभाव का है। मतलब अगर किसी लड़की के लग्न में मेष राशि आ जाए तो वो लड़की जो है पुरुषों के स्वभाव वाली होगी, खुला बोलने वाली होगी, सीना तान के चलने वाली होगी, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाली होगी, चिड़चिड़े स्वभाव की होगी और खुद अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली होगी, लड़ाकू भी हो जाएगी, थोड़ी सेनापति भी हो जाएगी, अधिकारी प्रवृत्ति की होगी, गाइडेंस करने की, लीडरशिप करने की क्षमता होगी। इसलिए क्या है, मतलब पुरुषों के स्वभाव वाली होगी। तो मेष राशि का पहला गुण क्या है? पुरुष। ये कौन सा है? ये पुरुष है। किस जाति का है? पुरुष जाति का है। अब ये चर है कि स्थिर है? तो हमने आपको बताया था मेष वृष मिथुन, चर स्थिर द्विस्वभाव। चर, तो ये चर है। क्या है? चर। मतलब इसका मन जो है चंचल रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, विचार बदलता रहेगा, नई नई चीजें सोचता रहेगा, नई नई चीज पाना चाहेगा, पुरानी चीजों से जल्दी पेट भर जाएगा, हमेशा बदल के नई चीज लाना चाहेगा और हमेशा इसका मन चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा। तो चर हो गया। बात समझ में आई? एक का समझा दे रहे हैं, बाकी का बस बताते चले जाएंगे। पुरुष है कि स्त्री है, चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव है, तो आप लोग समझ जाना। इसलिए पहली बार में यहाँ पर एकदम अच्छे से समझ लो। ठीक है? जी सर। वाह। अब ये तीसरा जो है, इसका तत्व क्या है? तो तत्व है अग्नि तत्व। क्या तत्व है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब जल्दी से हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, उत्साह करना, वीरता दिखाना, सीरियस मैटर में भी आगे आना, जिम्मेदारी लेके चलना। अग्नि तत्व मतलब उत्साह, पराक्रम। आप लोग तत्व के विषय में जानते हो कि नहीं? नहीं चलिए सर। आप लोग जी गुरुजी। नहीं जानते गुरुजी। 5 तत्व होते हैं। तब तो जान लिया, आपको पता है, पता हो गया मुझे। 5 तत्व होते हैं। देखो अग्नि, अब पहले तत्व जल्दी से देख लेते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक इंसान, मान लो आप, कभी कभी या लगभग शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में हमको ऐसा लगता है कि कहीं घूमने जाए, कहीं शांत रहें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ विकास की बातें सोचें, कुछ ऐसा सोचें। जब हमको ऐसा लगता है, विकास की बातें हो, अध्ययन की बातें हो, ज्ञान की बातें हो, शांति मिलती है, उस समय हमारा आकाश तत्व चल रहा होता है। हर इंसान के लाइफ में 5 तत्व क्रम से चलते रहते हैं। 2.5 घंटे में तत्व बदलते हैं, कभी 2 घंटे में, कभी 2.5 घंटे में। तो उस समय आकाश तत्व चलता है। कभी हमको लगता है कि अरे हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम हवाई जहाज से उड़ेंगे, हम ऐसा सोचेंगे, मतलब कल्पना करेंगे, एक
ख्याली पुलाव, सेक्स चिल्ली की तरह, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी, या क्या पता हम उस समय सोचे बाद में उसको कर दे, तो वो है वायु तत्व। ठीक है, वो है वायु तत्व। मतलब उस समय व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वो कल्पनाओं की दुनिया में और हवा की तरह हवा में मकान बनाने लगा। ओहो, एक लाइन कविता की लाइन याद आ गई मुझे। ज्ञान के दंभकायूं चढ़ा आवरण, किसको? मुझे ज्ञान का अहंकार हो गया, तो ज्ञान के दंभकायूं चढ़ा आवरण, मैं स्वयं को स्वयंभू बताने लगा। ज्ञान के दंभ ने मुझको यूं डस लिया, मैं हवा में इमारत बनाने लगा। और जब हवा में इमारत बनाएंगे तो गिर ही जाएगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं होता। तो जब उसका आधार नहीं है तो इमारत गिरने लगी। गिरते गिरते इमारत ने आवाज दी, कुछ लिखा क्यों नहीं इस जमी के लिए, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए। तो आदमी के लिए क्या किया? ठीक है, तो यह है वायु तत्व। भगवान, ये जी। कविता बड़ी सुंदर है। आप इसको बताइएगा किस कवि ने लिखी है अथवा प्रेषित कीजिएगा। ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है। बहुत सुंदर है सर। बहुत ही अद्भुत है। ज्ञान का कभी आप लोग दंभ। इच्छा करेंगे तो मैं पूरा आप लोगों को सुनाऊंगा। कभी आप लोग इच्छा करेंगे तो मैं पूरा सुना दूंगा आप लोगों को। जरूर गुरुजी, जरूर। अब बचा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में दो टाइप होते हैं। हर तत्व में दो टाइप होते हैं, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक अप एक डाउन। तो आकाश में जब अप होगा तो अच्छी विकास की बातें सोचेगा, डाउन होगा तो शांत रहेगा, कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि आकाश का कभी पतन नहीं होता। फिर वायु रहेगा तो जो कल्पना करेगा तो अच्छी चीज की ख्वाब करेगा, अच्छी चीज की कल्पना करेगा। डाउन होगा तो गंदे ख्याल बनाएगा, गंदे विचारों की कल्पना में मस्त रहेगा। अब जैसे शनि वायु तत्व प्रधान है, तो हर एक राशि का अपना अपना तत्व है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म वायु तत्व प्रधान किसी राशि में हुआ तो उसका वायु तत्व रहेगा, तो उसके लिखने की शैली, ये प्लस पॉइंट, कल्पनाशील मस्तिष्क, कविता राइटिंग, ये सब उसकी अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर वही डाउन रहेगा तो गंदे ख्याली कल्पनाओं में रहेगा, केवल अपना टाइम वेस्ट करेगा और नष्ट रहेगा, कुछ नहीं। ये दो चीज। ठीक ऐसे ही अग्नि तत्व में दो लेवल, अप डाउन। अप हुआ मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं ये पुस्तक लिखूंगा, मैं ये जीतूंगा, मैं परीक्षा पास करूंगा, ऐसा जब लगे अपने आप को, अपने अंदर उत्साह आए, तो वो अग्नि तत्व है। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाए, मार पीट दिया जाए, वो भी अग्नि तत्व है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में एक चीज देखी होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी हमको गाली दे के चला जाता है, उस समय हम बहुत दूसरे मूड में रहते, छोड़ो जाने दो, अपना ही जबान खराब कर रहा है। क्या पता किसी दूसरी बार कभी आया और गाली दिया, और गाली क्या दिया, जैसे उसने गाली दिया हम कहा 2 के बजे 4 गाली सुना है, पता चला पहुंचे 2-4 लपटा दे भी दिए। तो दोनों में ऐसे डिफरेंट व्यवहार क्यों? दोनों टाइम में उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, लेकिन दोनों टाइम मेरा मूड चेंज रहा। क्यों? आपने सोचा ऐसा? असल में जब आपने सोचा छोड़ जाने दो, उस समय आपका पृथ्वी तत्व चल रहा था। पृथ्वी तत्व मतलब वो जब आपको लगता है कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, केवल सोने का मन होता है, कुछ नहीं करेंगे, केवल सोएंगे, आराम करेंगे, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, यह है पृथ्वी तत्व। लेकिन बेस आधार, शरीर भारी भारी सा लगे, मन भारी भारी सा लगे, आलस्य आए, कुछ करने की इच्छा न करे, भूमि तत्व। जल तत्व, मैं ये करूं कि ये करूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, ये करूं कि ये करूं, वो करूं कि वो करूं, मैं ज्योतिष में डिप्लोमा करूं कि कर्मकांड में डिप्लोमा करूं, मैं ज्योतिष सीखूं कि मैं अपने इसी में रहने दूं। ये जो कंफ्यूजन, विकल्प, संकल्पात्मक विकल्पात्मक,
जहां पे संकल्प हो वहां पे जल तत्व, कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन हो जहां वहां पे जो है जल तत्व है। ये पांचों तत्व क्लियर हो गया आप लोगों को? जी गुरुदेव। बढ़िया। भगवान, हाँ जी। यहाँ एक मतलब मैं ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसे आपने जल तत्व की प्रधानता में बताया कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से कमा सकता है तो वो चाहे ज्योतिष पढ़ाए, चाहे वो शिक्षक हो अथवा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान का बांट रहा हो, तो फिर वहां मतलब फिर वहां भी ये सूत्र मतलब इस प्रकार लागू हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। वो इसलिए होगा जहां पर भी विकल्प आएगा, विकल्प मतलब ऑप्शन, जहां भी ऑप्शन आया वहां पे मन का हस्तक्षेप हो जाता है, और मन का हस्तक्षेप हुआ तो वहां विकल्प उपस्थित हो गया। मैं ज्योतिष पढ़ाऊं कि कर्मकांड पढ़ाऊं, विकल्प आ रहा है कि नहीं? दो कैसे? एक कंफर्मेशन, कंफर्म है तो आकाश तत्व, कंफर्म नहीं, जहां विकल्प आया वहां जल तत्व। कोई भी तत्व बुरा नहीं है, हर तत्व का प्लस और माइनस दोनों है, हर एक तत्व का। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। अभी आपकी बुद्धि है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट टच करूंगा। मैं 25 दिन में आपको कोई पूरा बहुत बड़ा सब ग्रंथ नहीं पढ़ा दूंगा, मैं आपको केवल टच करूंगा और उसका ऐसा ऐसा हिंट बताऊंगा कि आप लोग उसे टच कर सको। तो आप लोग स्वयं विचार करो और अपने आप को विकसित करो कि कहाँ तक विस्तारित हो सकता है। तो ये जो है जहां भी विकल्प आएगा वहां जल तत्व होगा, ठीक है। अब चाहे ज्ञान का हो, ज्ञान, ज्ञान आप किसे कहते हो? आप जिसे ज्ञान कह रही हो मैं उसे ज्ञान नहीं कहता, या हमारा भारतीय साहित्य उसे ज्ञान नहीं कहता। अगर आपको इसमें संशय हो तो आप ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक देखना कि जो अविद्या में, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग नरक में जाते हैं, और जो लोग विद्या की ही उपासना में रत रहते हैं वो लोग उससे भी अधिक घोर नरक में जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो ज्ञान, तो विद्या, अविद्या और ज्ञान, इन तीनों में अंतर है, ठीक है। लेकिन ये विकल्प, जहां भी विकल्प आएगा वहां जल तत्व आएगा, और हर एक तत्व का प्लस पॉइंट भी अनंत है और माइनस पॉइंट भी अनंत है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ही 5 तत्वों से हुई है। हमारे शरीर में जितना ये मांस का लोथड़ा, त्वचा इत्यादि जो है ये सब पृथ्वी तत्व है। जितना हवा, जिससे खून का प्रेशर जो दौड़ रहा है वो वायु तत्व के प्रेशर से दौड़ रहा है। पाइप में पानी कभी बिना प्रेशर के चलता है क्या? नहीं चलता। ऐसे ही हमारे शरीर में जो खून है वो जल तत्व है, हमारे शरीर में जो खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है, और हमारे शरीर में जो अग्न्याशय है पेट पे, वो अग्नि तत्व है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इन सब बातों पे समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो ज्यादा प्रश्नोत्तरी मत करिए, है ना, आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना भी दूसरों का भी। शायद आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो, लेकिन दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोग नए हैं। वैसे मैंने कहा था कि ये कक्षा उनके लिए जो लोग ज्योतिष सीखे हुए हैं, लेकिन जो लोग नहीं सीखे हुए हैं तो 10 दिन में थोड़ा सा उनको हो जाए टेक्निक, है ना। चलिए, तो इस मेष राशि का, अब ये मेष राशि का अधिकारी भी होगा, उच्चाधिकारी भी होगा, और गांव का गंवार भी होगा, और शराबी भी होगा, अनपढ़ भी होगा, लेकिन सब में इसका फल तो मिलेगा ना। तो अंजलि जी हर जगह हर चीज अपने अपने लेवल पे काम करती है, अपने अपने स्तर पे काम करती है, और ज्योतिषी को वही लेवल पहचानना होता है, वही स्तर पहचानना होता है, और वही सबसे कठिन होता है। अगर वो स्तर पहचान ले तो वो बहुत बढ़िया, फिर उससे अच्छा कोई ज्योतिषी नहीं। चलिए अंजलि जी, आप संतुष्ट है ना? हाँ जी भगवान, निराश बहुत तो नहीं है? समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। संशय का समाधान करने में समर्थ है, तो ये इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आपने ये भी ठीक कहा कि अब प्रश्न में समय नष्ट नहीं करेंगे। आप पढ़ाएं भगवान, बहुत अच्छा।
जी धन्यवाद अंजलि जी। हाँ, अब इसकी दिशा क्या है भैया? ये मेष राशि जो है ये पुरुष तत्व का है, ये अग्नि तत्व मतलब पुरुष जाति है, अग्नि तत्व है और चर स्वभाव है। अब इसकी दिशा क्या है? पूरब दिशा। तो पता चला अंजलि जी ने पूछ लिया कि सर ये बताइए अब इसका दिशा जान के हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि ये करेंगे, अभी मेष मान लीजिए यहाँ आ गया मेष, कोई आ गया हमसे पूछ लिया गुरुजी हमारी शादी किस दिशा में होगी? तो मैंने सप्तम भाव देखा इसका, तो सप्तम भाव में मेष राशि दिखा, तो मेष राशि तो पूर्व दिशा का स्वामी है। तो ये एक पॉइंट जो है मेरे माइंड में कोट कर गई। दूसरा हमें तुरंत हमारे माइंड में दूसरा प्रश्न उठेगा कि ये जो स्थान है ये कुंडली का कौन सा स्थान है? ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न होगा हमारा कि इस भाव का जो स्वामी है सप्तमेश, तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, तो मंगल कहाँ बैठा है? तो इसकी दिशा क्या है? इसलिए हम राशियों की दिशा जानते हैं। ठीक है, तो मेष राशि की कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, अब ये मेष राशि शरीर में किस स्थान का बोध कराता है? प्रश्न ये है। तो हमने अभी एक आपको मनुष्य का चित्र बना करके बता दिया था जो हाँ जो मस्तक का भाव है ना, मस्तक का जो स्थान है ये मेष राशि का होगा। एक चीज होती है मंगल, जिनका मंगल उग्र होता है या जिनका मंगल प्रभावित होता है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनको दो जगह प्रॉब्लम होती है, एक मस्तक में, एक लिंग प्रदेश में। अब मस्तक में क्या होगी? उनको कटे, उनके चेहरे में, उनके मस्तक में कहीं भी कटे का, जले का निशान होगा, कोई चोट का निशान होगा। वो अपने आप हो सकता है, चाहे गिरने से हो चाहे जैसे हो। अगर किसी के चेहरे में चोट का निशान है तो आप देखेंगे कि उसकी शादी लेट हो रही है, या उसकी शादी कट जा रही है, उसकी शादी टूट जा रही है। तो उसमें हम तुरंत उसके चेहरे को देखेंगे, क्या देखेंगे? अरे इसके चेहरे पे तो चोट का निशान है, इसका मतलब है कि गारंटी है कि इसकी कुंडली में मंगल दोष है। मतलब उसका मंगल कैसा है आपको चेहरे का चोट का निशान से पता लग गया। अब वो चोट का निशान कहाँ है? तो मस्तक पे है, मतलब मेष राशि, मतलब इसका मेष राशि उग्र है, प्रबल है। ठीक है, तो ये मेष जो है मस्तक का प्रतिनिधित्व करता है, मस्तक का प्रभाव बताता है। ठीक है, अब इसकी उदय आप लोग देखते होंगे कि किसी का दिमाग दिन में काम करता है, रात में तुरंत वो सो जाते हैं। रात में उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करो तो रात में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रात में उनको आप कुछ बोल दो, रात से बहुत बचना चाहते हैं, वो रात में केवल सोना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो दिन बली है, वो दिन में काम कर सकते हैं। मतलब वो जिस राशि के हैं, जिस राशि जिस लग्न में उनका जन्म हुआ है वो दिन बली है। अब मान लीजिए कोई दिमाग, कोई इंसान है जिसका रात में माइंड काम करता हो, जो निशाचर हो, रात में चलने वाला, तो उसका माइंड जो है रात में दिमाग अधिक काम करता है, वो खूब काम करता है, अधिक से अधिक काम वो रात में कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति रात्रि बली कहा जाता है। तो ये व्यक्ति जो है मेष राशि पृष्ठोदय है, ये पीछे से उदय होती है, ये बाद में उदय होती है, पीछे से उदय होती है। इसका मतलब आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति ये पृष्ठोदय है, इसकी प्रकृति क्या है? तो उग्र प्रकृति,
इस राशि में जिसका जन्म होगा वो व्यक्ति तुरंत गुस्सा करने वाला हो जाएगा, जल्दी गुस्सा करेगा। लेकिन मंगल सेनापति है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, तो इसके सामने अन्याय होगा तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ये इसकी प्रकृति है, इसलिए उग्र है और ये हमेशा अग्रेसिव रहता है, हमेशा ऊर्जा में रहता है, हमेशा एनर्जी में रहता है। इसके अंदर मंगल की शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है। इसलिए तो मेष राशि की प्रकृति क्या हुई? उग्र हो गई। क्या प्रकृति हुई? बोलिए जरा आप लोग एक बार। उग्र प्रकृति हो गई। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसे कुंडली है, यहां पे आ गई मेष राशि, दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। तो अब मेष राशि का जो स्वभाव है वो कहाँ फल देगा, किस पर फलीभूत होगा? चौथे भाव में सर। हृदय। मतलब इसकी माता जी जो है गुस्से वाली है, मतलब इसकी माता जी गुस्से वाली है, इसकी माता जी बहुत पराक्रमी है, इसकी माता जी में लीडरशिप की क्षमता है, इसकी माता जी उग्र है, इसकी माता पृष्ठोदयी है, इसकी माता पुरुष जाति की है, इसकी माता चर स्वभाव की है। समझ गए बात? जी जी गुरुजी। हाँ। अब भैया, अब इसको कौन सा रंग बहुत पसंद आएगा, या ये किस रंग को अधिक पसंद करेगा, या ये कौन सा रंग का है? तो यह लाल और पीला। इसलिए देखिए बाबा लोग या बाकी जो मेष राशि वालों का जो रंग है वो लाल और पीला है, इसीलिए इनका जो है पसंदीदा रंग लाल और पीला होता है। और ये लाल भी अग्रेसिव है, उग्र है, और पीला भी जो है बहुत उन्नत वाला है। और ऐसे लोग बहुत ही हाई लेवल पे जाने वाले होते हैं, है ना? इसलिए देखिए जिनका नाम अ से होता है वो लोग मेष राशि के होते हैं। अब भैया ये कांतिहीन होते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी वासना की अधिकता होती है, ये कांतिहीन होते हैं। मतलब इनके चेहरा में थोड़े से जो चमक है, मतलब जो कांति होती है, तो मेष राशि कांतिहीन है। ठीक है, चलिए ये बात आपको बाद में जब आप विचार करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, कई लोगों से मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। कांतिहीन गुरु जी मतलब यानी सौंदर्य कम ना, मतलब ऐसा ना? ना 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 ना, मेष राशि वाले बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर तो होते हैं, गोरे होते हैं, लेकिन चेहरे में वो कांति थोड़ी सी कम हो जाती है, वो लालिमा अधिक हो जाती है। तेज नहीं रहता चेहरे में। यस यस राइट, तेज बिल्कुल। अब इसका वर्ण क्या है? तो इसका वर्ण है क्षत्रिय। तुरंत गुस्सा करना, अन्याय बर्दाश्त ना करना, हमेशा न्याय करना, अपना नुकसान भले हो जाए लेकिन हमेशा न्याय ही करना, और युद्ध के लिए भी तैयार रहना, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना, इत्यादि ये सब जो है मेष राशि का गुण है। ये मेष राशि का वर्ण क्या है? क्षत्रिय स्वभाव, युद्ध के लिए तैयार रहना। अब ये मंगल जो है देवताओं का सेनापति है, तो सेनापति वाला सारा गुण विद्यमान रहना। ठीक है, अब इसके अंग आप लोग देखे होंगे, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनके कुछ अंग छोटे, कुछ अंग बड़े, कुछ अंग ऐसे। ये जो मेष राशि के या मेष लग्न के जो होते हैं उनके सभी अंग समान होते हैं। कैसे होते हैं? सभी अंग समान होते हैं। क्लियर? इसके बाद इनकी संतान कम होती है, एक संतान या दो संतान। ठीक है, इसके बाद इसका जो प्रकृति क्या है? तो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, तो इसमें जो इसकी प्रकृति है वो पित्त कफ की है।
पित्त कफ की, उनको पित्त ज्यादा बनता है और पित्त से संबंधी समस्या होगी। अब आप वैद्य जी को जाएंगे दिखाने, वैद्य जी नाड़ी चेक करेंगे तो क्या कौन सी प्रकृति है, वात पित्त कफ। तो इस राशि की जो प्रकृति है वह पित्त प्रकृति। इनको उल्टी आदि, वोमिटिंग इत्यादि इत्यादि की समस्या अधिक होती है। व्यसन इत्यादि भी अधिक होते हैं। अन्य इंसानों की अपेक्षा इनको वोमिटिंग इत्यादि अधिक होती है और वोमिटिंग इत्यादि इनके लिए सामान्य है। ठीक है। और इनका जो प्राकृतिक स्वभाव है वो साहसी है, अभिमानी है और मित्रों पर, दोस्तों पर अच्छा संबंध और कृपा रखने वाला होता है। ठीक है। ये मेष राशि का लक्षण है। अभी बज चुके हैं 9:30। तो हम आप लोगों को 12, जैसा हमने ये बताया, अगर मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूं तो 12 राशियों का भेज देना से अच्छा होगा। बहुत सुंदर पढ़ गुरु जी, ले। बहुत मुझे भेज दीजिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। तो 12 राशियों का मैं पीडीएफ भेज दूंगा और 12 राशियों का आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने एक राशि का समझा जी दिया। गुरु। म्यूट जी, करिए, जी, म्यूट गुरु करिए जी। आप लोग। हाँ, म्यूट करिए। मैंने एक राशि का समझा दिया, आपको 12 राशियों का अपने से क्लियर कर लेना है। ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ग्रुप में मैं 12 राशियों का पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। 12 राशि कंप्लीट आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा और कल 12 राशियों को पढ़ के तभी कक्षा ज्वाइन करिएगा। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अगर हमें 10 दिन में जन्म कुंडली देखने सीखना है, 10 दिन में केवल, तो हमें होमवर्क तो अधिक, मेहनत अधिक करनी होगी। म्यूट करिए भाई, जो लोग अनम्यूट है म्यूट करिए। अगर आपको 10 दिन में सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत करिए और कल इन 12 राशियों का पीडीएफ, ज्यादा नहीं 2 पेज केवल, मैं 2 पेज में भेजूंगा। आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा और विचार करिएगा। और आप लोगों के लिए एक बात और, देव अथर्व शीर्षम, इसका पाठ आप लोग शुरू कर दीजिए। जो लोग जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा किया गया फलादेश सही हो, वो लोग देव अथर्व शीर्षम का पाठ शुरू कर दें। बाकी आज की कक्षा को विराम देते हैं। गणेश जी वाला ना, गणेश जी वाला नहीं नहीं नहीं, दुर्गा सप्तती में है देव अथर्व शीर्षम। अब आप लोग जो है, हम आप लोगों से कल मिलेंगे। कल हम आप लोगों को भाव, हाँ भेज देंगे हम, भेज देंगे। गुरु जी, आज की कक्षा से मेरा एक प्रश्न है, अगर आप एक बता देते तो। बिल्कुल पूछिए, प्रश्न का स्वागत है। गुरु जी, जो अभी हमने, जैसे कि हमने राशि देखी कि कुंडली, उस जातक की राशि क्या होगी, तो गुरु जी हमने वो तीसरे भाव में हमको उस जातक की राशि पता चलेगी कि चंद्रमा जहाँ होगा उससे राशि पता चलेगी? ना, चंद्रमा जहाँ होगा, चंद्रमा जहाँ जाएगा, चंद्रमा जिस राशि में रहेगा वही राशि हो जाएगी। मान लो चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, तो इसकी राशि 10 नंबर मतलब मकर हो जाएगी। जी गुरु जी। अगर चंद्रमा यहाँ है और 12 नंबर की राशि में है तो चंद्रमा के, तो उस व्यक्ति की राशि मीन हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, समझ गए। जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ ले। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है। गुरु जी, एक लोग पहले नितेश जी पूछ ले। रुक जाइए सत्यम जी, रुक जाइए। गुरुजी, नितेश जी पूछ लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरु जी कि जैसे सब कुछ लोग अपना नाम रैंडम, मतलब उनका नाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए माता पिता ने कोई भी नाम रख दिया उसका, तो उस नाम से राशि देखना उचित नहीं होगा? ठीक है, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ अभी। म्यूट करिए अपने आप को नितेश जी। हाँ सत्यम जी, आप बोलिए। गुरुदेव, जो आपने बताया था मंगल दोष से मस्तिष्क का विचार किया जाता है, मस्तिष्क पे निशान कुछ होंगे, ऐसा कुछ आपने बताया गुरुदेव? जी जी। तो वो नेत्रों के ऊपर होंगे ना निशान? जो पूरे चेहरे में कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद जी जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? जी डॉक्टर नीना जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा है, जैसे गुरु जी आपने ना पंचतत्व के बारे में बहुत अच्छा बताया।
जैसे आपने बताया कि जैसे जल का हम लोगों को एक में ही समझ में आ गया कंफ्यूजन, अग्नि का हो गया उत्साह, ऐसे वायु का और इसका अब एक वर्ड में बता दीजिए, पृथ्वी का वायु वन का वर्ड। उड़ना, कल्पनाशील, कल्पना, जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पनाशील, अच्छा ख्वाब। जी। जी। और पृथ्वी का है शांति, आलस्य, भारी, जी गुरुजी, भारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भारी, आलस्य। जी, थैंक यू गुरुजी। जी गुरुजी, जी। गुरुजी पंचांगो कौन कौन है? पंचांग हाँ, पंचांग कौन कौन है? इस कक्षा के बाद 25 दिन की स्पेशल पंचांग की कक्षा चलेगी, जिसमें पंचांग की बात होगी। 5 अंग ज्योतिष के कौन कौन है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, यही पंचांग है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पंचांग है। 25 दिन की स्पेशल कक्षा, इस 25 दिन के बाद पंचांग सिखाया जाएगा। दूसरी बात, राशि, आप लोग ध्यान से सुनिए, दोबारा कंफ्यूजन न हो। नाम की राशि, जो नाम रख देते हैं माता पिता दादा दादी कोई भी, जो व्यक्ति जिस नाम से अधिक व्यवहृत होता है, नितेश जी, जो व्यक्ति जिस नाम से अधिक व्यवहृत होता है 50% उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। दूसरी बात, जो जी गुरु राशि की कुंडली होती है 50% उसका भी प्रभाव रहता है। जी गुरु जी। जी प्रवीण जी पहले हितेश जी बताएं। हितेश जी। हितेश जी नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं है। वो जो जी विशाल जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल जी। और कौन हैंड राइज किया है, बारी बारी से बोलिए भैया। पवन जी बुलाते जाइए आप। आदित्य जी, शंकर शर्मा, शंकर शर्मा जी। जी गुरु जी। गुरु जी, ये हाँ, जो आप आपने अनम्यूट करो, बात पृष्ठोदय करो। वाला बताया है, पृष्ठोदय वाला एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? हम्म। और किसी को बुला लीजिए पवन जी, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। गुरु जी, मेरे को भी व्हाट्सएप और ग्रुप में ऐड कर लो। आप ग्रुप का लिंक, पवन जी आप ग्रुप का लिंक निकाल के अभी तुरंत चैट पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और एक बात और, अपने यहाँ से जो लोग ज्योतिष की विशेष शिक्षा लेना चाहते हैं, वो 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा ज्योतिष डिप्लोमा, ज्योतिष सर्टिफिकेट, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं डिटेल से, 6 महीना में जन्म कुंडली बनाना सिखाया जाएगा और 6 महीना में फलित। गुरु जी, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भेजो। अरे प्रभु, अपने शब्दों का ध्यान रखिए। गुरु जी बोलिए, भेजो नहीं भेजिए बोलिए। आप कैसे बात कर रहे हैं?
देखिए, पृष्ठोदय मतलब होता है पीछे से उदय होना। एक होता है समोदय, समान रूप से चारों तरफ से उदय होना। एक होता है शीर्षोदय, शीर्ष की तरफ से उदय होना, है ना। तो कोई भी व्यक्ति चारों तरफ से समान प्रकाशित हो रहा हो, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हो, उसकी चैतन्यता, वास्तव में इसकी जो बात है वह चैतन्यता से। उदय मतलब होता है प्रकाश, चैतन्य। तो इसकी बात होती है चैतन्यता से। अब कुछ व्यक्ति होते हैं जो चारों तरफ से समान रूप से अपना प्रकाश, अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, आते ही तुरंत अपना प्रकाश छोड़ते हैं, प्रभाव, लेकिन बाद में डल हो जाते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हो सकता है बाद में जब आपकी बात चले, जब आपकी स्थिति चले, तो प्रभाव छोड़ जाए आप, कि लोग आपको याद करें, लोग आपको प्रशंसा करें। आगे से, पीछे से, चारों तरफ से और शीर्ष की तरफ से, ऊपर की किस तरफ से उदय हो रही है, किस तरह से प्रकाशित हो रही है, ये तीन चीज को इंडिकेट करती है। समोदय मतलब चारों तरफ से, पृष्ठोदय पीछे से, बाद में प्रभाव डालने वाला, शीर्षोदय सिर के तरफ से, पहले प्रभाव डालने वाला, पहले प्रभाव डालने वाला, ये मतलब है। जी गुरुजी। क्लियर? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। अभी हम दिन बलि और रात्रि बलि भी पढ़ाएंगे, आगे की चर्चा कल होगी। आज क्वेश्चन सेशन है, बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। जी गुरुजी, प्रतिदिन में जो कक्षाएं चल रही हैं, अगर उस टॉपिक पे अगर पुस्तकों को संदर्भ के रूप में अगर ग्रुप पे भेज दिया जाए तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। लिख लीजिए, तुरंत ले लीजिए किताब, आप पढ़िए और मैं पीडीएफ भी भेजूंगा और मैं किताब भी बता रहा हूँ, लीजिए, लिख के आप ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। भारतीय ज्योतिष, नेमिचंद शास्त्री, गुरुजी दूसरी किताब है नेमिचंद शास्त्री, बोल तो रहा हूँ, जातक पारिजात, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसको मारिए गोली। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे इसको। फलित ज्योतिष, रेडी रेकनर, तिलक चंद तिलक, मैं आपको पढ़ाने के लिए इसका पीडीएफ भी बना के रखा था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो चीजें आपको किताबों में मिल जाए, पीडीएफ में मिल जाए, मैं उनको सेंड करूंगा, आप लोग अपने से पढ़ लें। मैं आपको सिर्फ समझना बताऊंगा, ज्योतिष देखना बताऊंगा 10 दिन में, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी लोगों से हम कल मिलते हैं क्लास में। सभी को नमो नमः। कल हम लोग भाव पढ़ेंगे, आज राशि हो गई, कल भाव पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः।
हर हर महादेव गुरुदेव।